हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आप सब बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ हमें दिख रही है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे दिख रहा है? भाई, जिस हिसाब से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइव सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, ये बताता है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो भाई, हम भी क्यों इसमें कोई कमी रखें? तो आप सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई, हमने एक्सप्लेनेशन पोर्शन तो आपको दे ही रहे हैं, लेकिन हमने ये कोशिश करी कि कुछ क्वेश्चंस भी दे दें। तो आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के संचयन के जो हमारे 3 अध्याय हैं ना, उसके लिए हम टॉप 30 क्वेश्चंस निकाल कर लेकर आए हैं। यानी कि पर चैप्टर 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ो और ध्यान से इनके आंसर्स को पढ़ के आप अच्छे से आंसर्स तैयार कर सकते हो। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो ये क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेरफेर, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 50-60 तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस को आपको समझना है और आंसर आपको सब यहीं से मिल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन भले नहीं आए, लेकिन आंसर सारे आपके यहाँ से आ जाएंगे, इस चीज़ की मैं 100% गारंटी देती हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस में फेरबदल होते रहते हैं। क्वेश्चंस को इधर घुमा के उधर घुमा कर, मतलब इतने तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि आपको समझना होगा। मेन जब भी पढ़ो, पहले क्वेश्चंस को समझो कि आपसे पूछा क्या गया है, तो आंसर्स अगर आप यहाँ से देख लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी बुक है संचयन भाग 2, जिसके अंदर हमारे पास 3 अध्याय है, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। इस पर के हम टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अब टॉप 30 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंटली पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चंस बराबर पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, मैं उनको लेकर आई हूँ, ताकि आप इनको पढ़ो और समझो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके 28 तारीख को आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला चैप्टर है हरिहर काका। क्या दिया है? अंत में हरिहर काका द्वारा जमीन के बारे में लिया जाने वाला निर्णय क्या था और वह परिवार के मूल्यों को किस परिस्थिति से प्रभावित करता था और कैसे? यह स्थिति हर व्यक्ति को क्या संदेश प्रदान करती है? देखिए, इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़, जो उन्होंने आखिरी फैसला लिया, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगा अपने मरने तक। और वो क्या हुए थे फिर उसके बाद? सबको छोड़कर वो अलग घर रहने लगे थे। उन्होंने एक नौकर रखा था, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों को रखा था, और वो आराम से रह रहे थे, मगर बिल्कुल गुमसुम हो चुके थे। तो ये कहानी कहीं हद तक उन बुजुर्गों को संदेश देती है कि बुढ़ापे तक अपना सहारा खुद अपने आप बनाकर रखना है, अपने हाथ पांवों को नहीं काटना है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी बुक है ना संचयन, इससे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। करीबन 50 से 60 शब्दों में आंसर लिखना है। प्रिपरेशन हमेशा 70 to 80 वर्ड्स के अंदर करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। गांव की ठाकुरबाड़ी तथा परिवार के सदस्यों में क्रूरतापूर्ण व्यवहार पाकर अंत में हरिहर काका ने जमीन को अपने पास रखने का निर्णय लिया कि मैं ना महंत को दूंगा ना परिवार को दूंगा। उन्होंने अपनी देखभाल करने के लिए एक सेवक रख लिया। उनका यह निर्णय परिवार को सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिष्ठा के हनन के रूप में प्रभावित करता है। परिवार के वृद्ध व्यक्ति के अलग रहने की स्थिति को समाज के सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। समाज में ये चीज़ बहुत ही गलत मानी जाती है कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति अकेला रहे। ये चीज़ तो है, क्योंकि वृद्ध को भी सहारे की ज़रूरत, अपनेपन की ज़रूरत होती है। अगर कोई वृद्ध अकेला रह रहा है तो समाज के ऊपर कहीं ना कहीं एक कलंक लगता है। परिवार की कलहपूर्ण स्थिति सबके समक्ष आ सकती है, बिल्कुल सबके समक्ष आती है, तथा गांव समाज को यह पता चल जाता है कि इस घर परिवार में रिश्तों और मानवीय भावनाओं का कोई मूल्य नहीं रहा। अब मान लीजिए आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए सपोज ऐसा किसी के साथ ना हो, आपके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, वो लड़ाई झगड़ा करके आपका घर छोड़कर कहीं अलग जाकर रहने लगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि भाई इनके घर में आपस में ही सदस्यों को नहीं बनती है ना। तो समाज के सामने आपके घर की पोल पट्टी खुलती है कि आपकी अपनी सोच क्या है। आर्थिक रूप से भी परिवार प्रभावित होता है, क्योंकि संपत्ति छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है। यह स्थिति हर व्यक्ति को यह संदेश प्रदान करती है कि परिवार जैसी सुदृढ़ संस्था का विघटन सदैव हानिकारक होता है। अगर परिवार बटेगा तो खुद परिवार के सदस्यों के लिए तो नुकसानदेह है, समाज के एक ढांचे के लिए भी नुकसानदेह होता है। अतः पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना आवश्यक है। घर परिवार के वयोवृद्धों को पर्याप्त सम्मान, सुरक्षा व
तथा प्रेम मिले तो संबंध तथा संपत्ति दोनों के साथ प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहती है। ठीक है, आपकी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी समाज में सुरक्षित रहेगी। बस आपको क्या करना है, बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनकी देखभाल करनी है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त परिवार में सुखपूर्वक रहने के लिए आप किन किन जीवन मूल्यों को आवश्यक मानते हैं और क्यों? हरियर काका पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। संयुक्त परिवार में सुखपूर्वक रहने के लिए किन किन जीवन मूल्यों, ये बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्ग अपनी जो अगली पीढ़ी है उसको समझे और जो नई पीढ़ी है वो भी बुजुर्गों के साथ समय बिताए, उनका मान सम्मान करे, घर के बहुत सारे फैसलों में उनकी राय ले। ये सारी चीज़ें जो हैं एक संयुक्त परिवार को बना कर रखती हैं। इसमें धीरज की, विनम्रता की, साहस की, सौम्यता की बहुत ज़रूरत होती है। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की विभिन्न परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है तथा आयु वर्ग भिन्न भिन्न होते हैं। संयुक्त परिवार में सुखपूर्वक रहने के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य आपसी प्रेम, स्नेह तथा बड़ों को आदर देना जैसे मूल्यों को सर्वोपरि समझें। बहुत ज़रूरी है, छोटों के अंदर ये जीवन मूल्य तो बिल्कुल होने चाहिए कि बड़ों का आपको हर हाल में आदर सम्मान करना है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, उनमें एक दूसरे के सुख दुख को समझने तथा विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ निभाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। घर के वयोवृद्ध व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा तथा अनादर जैसे नकारात्मक भाव नहीं होने चाहिए कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप उपेक्षा करो, उनकी बात ना मानो, उनका मान ना सम्मान ना करो, बहुत अहम फैसलों में उनकी राय ना लो, उनको अपनी बातें ना बताओ। तो ये एक बहुत ही निगेटिव जो है वो माहौल खड़ा करती है। सहनशीलता तथा सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाकर ही संयुक्त परिवार में रहा जा सकता है, ना कि निजी स्वार्थ, धन लोलुपता तथा अहंकारी मनोवृत्ति को अपनाकर। हरियर काका का संयुक्त परिवार तभी बिखरा जब परिवार के सदस्यों को संपत्ति में लालच ने घेर लिया। बात सही है भाई, संपत्ति कहाँ जाती, परिवार में ही रहती ना, तुम उस व्यक्ति की देखभाल करते रहते। तो ये पेशेंस नहीं था, धीरज नहीं था उन लोग के अंदर। तीसरा प्रश्न है, महंत द्वारा हरियर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किन सच्चाइयों को सामने लाता है तथा आपके मन में इससे ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं के प्रति कैसी धारणा बनती है, बताइए। देखिए, एक व्यक्ति के गलत करने से सब गलत नहीं हो जाते, पहली चीज तो ये जान लीजिए। महंत वहां लालची था, कपटी था, वो दिखावे का काम कर रहा था उस ठाकुरबाड़ी में बैठकर। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी महंत और साधु संत और पुजारी ऐसे होते हैं। उस समय वो व्यक्ति गलत था, उसकी नीयत गलत थी, ये चीज़ हम मानते हैं। लेकिन हमेशा हम ऐसी किसी न किसी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप किसी संस्था से जुड़ें, अपनी आंख नाक कान खोलकर सतर्कता के साथ आप जुड़ें। ठीक है। महंत द्वारा हरियर काका का अपहरण करवाना उसकी दबंगई, मौका परस्ती, लालची और अनैतिक कार्य करने के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति की छवि ही के सामने उभरती है। अब देखिए, समझिए, क्योंकि उसे एक ठाकुरबाड़ी का महंत बनाया गया था, उसे समाज में बहुत सम्मानीय पद प्यार था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार हो गया, जिसके चलते उसने ये अनैतिक कार्य भी किया। जो साधु के वेश में ठग है, ऐसे धूर्त लोगों को देखकर हमारे मन में ठाकुरबाड़ी सदस्य संस्थाओं के लिए यही धारणा बनती है कि बदलते परिवेश के साथ ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। अब यहाँ जाकर मनुष्य की आत्मा धैर्य, सुख, शांति की प्राप्ति नहीं करता। वह इस बात से भयभीत रहती है कि कहीं हरियर काका जैसी स्थिति हमारी ना हो जाए, मतलब हरियर काका जैसे महंत ने जैसे उन्हें ठगा, ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। लोग लालच और षड्यंत्रों में फंसे साधु संतों के आचरण से युवा पीढ़ी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे युवा इस तरीके देखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, है कि नहीं। धार्मिक संस्थाओं और समाज की उच्च आदर्शवादिता से उनका विश्वास उठने लगता है, जो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं है। तो इस तरीके से आस्था उठ जाना अच्छा नहीं होता है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के आस्था और विश्वास की रक्षा करता है। ठीक है, बिल्कुल उसका काम है कि उनकी आस्था करता रहे, परंतु वहाँ के महंत और पुजारी धन लोलुपता के चक्कर में आकर अन्याय में साझीदार बनते हैं। उनकी इस लिप्सा पर टिप्पणी करते हुए बचने के उपाय बताइए। तब ठाकुरबाड़ी में लोग, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी आस्था होती है वहाँ पर,
लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोग धन के लालची होते हैं और किसी भी तरीके से उनको ठग कर अपना काम निकालना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी संस्थाओं से अगर आपको बचना हो तो आप क्या क्या करें। देखिए, ठाकुरबाड़ी सहद संस्थाओं का यह दायित्व है कि वह समाज में व्याप्त स्वार्थ की भावना को दूर कर जन जन में परोपकार का भाव जगाए, समाज में व्याप्त अनाचार, अराजकता, अन्याय और आपाधापी से दूर कर जन मन के संतोष व धैर्य के भाव का प्रसार करें। अब हम डेली अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के साथ उलझते हैं, कि नहीं उलझते हैं। तो हमें हमेशा ये चीज़ें की कोशिश करनी चाहिए कि हम, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम ऐसी संस्थाओं के पास जाते हैं कि जहाँ हमें मन की शांति मिले। कहानी हरियर काका में भी गांव के लोगों की ठाकुरबाड़ी पर गहरी आस्था थी, पर आस्था और विश्वास के इस मंदिर ने हरियर काका सदस्य लोगों के साथ विश्वासघात करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके यह दिखा दिया कि बदलते परिवेश के साथ साथ धार्मिक संस्थाएं भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही हैं। तो ये एक तरीके से बताया कि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो ये आस्था के केंद्र भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। लोभ, लालच और षड्यंत्रों में फंसे महंत व पुजारी धार्मिक संस्थाओं व समाज का आदर्श नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे मठाधीश जो हैं, जो लालची हों, वो लोगों का भला तो कभी कर ही नहीं पाएंगे और ना आदर्श बन पाएंगे। उनकी जमीन, एक लाचार असहाय दुखी बुजुर्ग को जबरन उठाना, उसकी जमीन जायदाद को हड़पने का प्रयास करना, मारपीट करना, बंदी बनाना महंत व पुजारियों द्वारा किए गए ऐसे कुकृत्य थे जो धार्मिक संस्थाओं से लोगों के विश्वास को डगमगाने के लिए पर्याप्त हैं। यानी कि उन लोगों ने जो काम किया वो काम जो है, जो लोग ऐसी जगहों पर आस्था रखते हैं उनकी आस्था डगमगाने लग सकती है। आज धार्मिक संस्थाओं में व्याप्त धन लिप्सा को रोकने के उपाय खोजने की आवश्यकता है ताकि हरियर काका की भांति फिर कोई और उनके चंगुल में ना फंसे। इसके लिए शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा लोगों को जागरूक करके अंधविश्वासों एवं षड्यंत्रों से मुक्ति दिलवाई जा सकती है। यानी कि आप शिक्षित होइए। हम जितना शिक्षित होते हैं हमारा दिमाग उतना खुलता है, हम सही गलत को उतनी आसानी से देख पाते हैं, उनमें फैसला कर पाते हैं। चोरी, ठगी, धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। 5वां प्रश्न है, हरियर काका पाठ के किस संदर्भ ने आपको मन को अधिक प्रभावित किया और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, हरियर काका में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। पहला, चाहे महंत द्वारा हो चाहे भाइयों द्वारा हो, तो कोई भी इंसिडेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो जिसने आपको वाकई प्रभावित किया हो। देखिए, चलिए क्या है। यह सत्य है कि हरियर काका पाठ के कई संदर्भ ऐसे हैं जो पाठकों के मन को छू लेते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे हैं, परंतु अपने सगे भाइयों द्वारा जब हरियर काका पर आक्रमण किया जाता है तो यह अंश क्रूरता की सीमा को भी पार कर जाता है कि मतलब सगे भाई अपने भाई को मार रहे हैं। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं, यानी कि हमें इससे फ़ायदा है इससे हम रिश्ता रखेंगे, नहीं फ़ायदा है हम नहीं रखेंगे। यह सच है कि सुख दुख में रिश्ते ही काम आते हैं, परंतु यह अत्यंत दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। अब रिश्तों पर क्या होती है? स्वार्थ, यानी कि हमें फ़ायदा कितना है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त हो गया है। इस कहानी में भी अब अगर पुलिस नहीं आती तो परिवार वाले हरियर काका की हत्या तक कर देते ज़मीन के लिए। आज रिश्तों से अधिक महत्व धन दौलत को दिया जा रहा है। तो ये चीज़, इसमें ये जो वाकया था ये वाकई दिल को छू गया, जो बताता है कि समाज का एक बहुत कड़वा सच हमारे सामने रखता है। हरियर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया, क्या आप इसे उचित मानते हैं? तर्क सहित दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, हम ये बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं। किसी व्यक्ति की से ज़्यादा धन दौलत अहमियत हो सकती है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो दोनों ने जो जो काम किया वो आप लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पर बताओगे। काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने बहुत बुरा व्यवहार किया। उनकी नज़र काका की ज़मीन पर थी। पहले तो उन दोनों ने काका की देखभाल की, काका का आवभगत की, परंतु उन्हें जब यह यकीन हो गया कि काका जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे
तो वे दोनों काका के जान के दुश्मन बन गए। दोनों ने सेम ही काम किया, बंदी बनाना, मारना, पीटना, जान से धमकी देना, कोरे कागजों पर साइन कराना। तो उनको पहले तो लग रहा था भाई समझा बुझा लेंगे, ये कर देंगे, लेकिन जब उन्हें लगा नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने ये क्रूरता करनी शुरू कर दी। ठाकुर बाड़ी के महंत ने काका को मारा और जबरदस्ती सादे तथा कुछ लिखे हुए कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। इसी प्रकार काका के भाइयों व उनकी पत्नियों ने भी काका के साथ हाथापाई की। अगर पुलिस नहीं आती तो परिवार वाले काका की हत्या भी कर सकते थे, बिल्कुल कर देते अगर पुलिस नहीं आती। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि उन लोगों का ही व्यवहार क्रूर व संवेदनहीन था और काका के प्रति उनका व्यवहार निंदनीय, अमानवीय और अनुचित था। बिल्कुल सही है, अगर उन्होंने जो व्यवहार किया वो सही नहीं था, एक पारिवारिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के लिए तो ये बिल्कुल भी गलत था। प्राचीन एवं वर्तमान समय में महंत, पुजारी और साधुओं की क्या मानसिकता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। पहले के समय में ये महंत, पुजारी आस्था के प्रचार प्रसारक होते थे। हम आस्था में ईश्वर के ज्ञान के लिए, सनातन के लिए जुड़ने का एक जरिया इन लोगों को मानते थे। लेकिन आजकल ये सिर्फ पैसा कमाने के अड्डे हो चुके हैं, जहां पर गलत सही हर तरीके का काम होता है। इस पाठ के अनुसार ये कहा जा सकता है कि ये महंत या पुजारी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। वे लालच में आकर अपराधियों के समान व्यवहार भी करने लगते हैं। वस्तुतः वे अत्यंत आलसी व लोभी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें सिर्फ स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए और दान लेने की ही इच्छा होती है। वे मेहनत करना ही नहीं चाहते। ईश्वर भक्ति के नाम पर लोगों के साथ छल कपट करते हैं, क्रूर व्यवहार करते हैं। धर्म के नाम पर तो कभी स्वर्ग नरक के नाम पर लोगों को डरा धमका कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसीलिए गांव से अधिक ठाकुरबाड़ी और संतों का भला हुआ। यानी कि जब भाई गांव के लोग इतने वहां पर आ गए ना, तो इतना आस्था करने लगे, तो भाई ये ठाकुरबाड़ी एक छोटी से झोपड़ी से, छोटे से मंदिर से इतना बड़ा बन गया। इसमें खाली एक चीज मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन एवं वर्तमान में पुजारी और साधुओं की मानसिकता रही है, आपको बताना है। तो प्राचीन समय की मानसिकता अलग थी। उस समय ये सच्चे साधु हुआ करते थे, लोगों को सही ज्ञान दिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो प्राचीन समय वाला एलिमेंट भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 8वां प्रश्न है, हरिहर काका ने सबसे बात करना बंद क्यों कर दिया था? उन्हें सामाजिक संस्था ठाकुरबाड़ी से जो धक्का लगा वो, फिर उसके बाद उनके भाइयों द्वारा जो क्रूरता करी गई वो, उस दोनों ने इन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। यानी कि समाज भी और परिवार भी, दोनों से उन्हें जो धोखा मिला वे अंदर तक टूट गए और वो चुप हो गए। किसी से अब बात करना, संवाद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने और परिवार के अन्य सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया था। हरिहर काका को जान से मारने की कोशिश की थी। हरिहर काका और हरिहर काका को जिस महंत पर विश्वास था उसने भी काका के विश्वास को तोड़ा था। हरिहर काका पूरी तरह सदमे में थे। उनके मन में रिश्तों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास का भावना घर कर गई थी। इसीलिए काका ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। वे उदास, परेशान और निराश रहने लगे थे। मतलब भाई कोई भी आपके साथ, जो आप जिनको बहुत प्रेम करते हो, बहुत चाहते हो, अगर वो इस तरीके से करें तो हम अंदर तक टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। वही चीज़ यहाँ पर हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका की किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताओं पर उदाहरण सहित अपने शब्दों में प्रकाश डालिए। तो हरिहर काका की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर हमको डिटेल में बता रहे हैं। हो सकता है आपसे 2 पूछी जाए, 1 पूछी जाए, तो आप उस हिसाब से इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना के भी आपको बताया है। हरिहर काका धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसीलिए ठाकुरबाड़ी पे यकीन रखते थे, संवेदनशील थे और फिर उसके बाद दयालु थे, जागरूक व ज्ञानवान थे, ठीक है। तो ये उनकी क्वालिटीज़ हैं और इनके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में 2 या 1 पूछी जाए, तो आप उस हिसाब से यहाँ लिख देना, ठीक है। धार्मिक प्रवृत्ति, हरिहर काका के मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति आस्था थी। वह प्रतिदिन ठाकुरबाड़ी जाकर ठाकुर जी का दर्शन करते थे, वहाँ आरती भजन में भी बैठते थे। उनके मन में महंत के प्रति विश्वास था, ठीक है। दूसरा है संवेदनशील। हरिहर काका की 2 पत्नियों के मरने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन लोगों ने उन्हें तीसरी शादी की सलाह दी, परंतु अपने भाइयों के परिवार को ही अब उन्होंने सब कुछ मान लिया था।
लेखक के प्रति ही हरिहर काका की भावना उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है कि भाई माना कि हमारे अपने नहीं है, तो उन्होंने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना सब कुछ मान लिया था। धैर्यवान, हरिहर काका धैर्यवान व्यक्ति थे। किसी डर के कारण या महंत की बातों में आकर हरिहर काका ने अधीरता नहीं दिखाई, मतलब इम्पेशेंस नहीं हुए वो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक जीऊंगा तब तक जमीन किसी को नहीं दूंगा। तो मतलब वो पूरी तरीके से पेशेंस में थे और अच्छी तरह जानते थे कि जो हो रहा है वो क्या है। नेक्स्ट है दयालु। हरिहर काका दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, इसलिए दूसरों की गलतियों को जल्दी माफ कर देते थे। अब यही हुआ कि भाई पहले उनके भाइयों ने जब उनके खाने पीने इन सारी का ध्यान नहीं रखा तो वो थाली फेंक देते हैं, महंत के पास चले जाते हैं, फिर उनको भाई मनाते हैं तो फिर चले जाते हैं। तो वो जल्दी चीज़ों को माइंड नहीं करते थे। छोटे भाइयों की पत्नियों पर गुस्सा करना और उन्हें माफ़ कर देना ही उनकी दयालुता को दर्शाता है। नेक्स्ट है जागरूक। हरिहर काका अनपढ़ थे परंतु एक जागरूक इंसान थे। भाइयों के परिवारों से मोह भंग के बाद हरिहर काका ने अपनी ज़मीन पर अधिकार जताने लगे कि भाई हमारी की विधवा की हालत, रमेशर की विधवा की हालत देखकर हरिहर काका ने जीवित रहते हुए जमीन नहीं लिखने का फैसला किया। उन्हें दुनियादारी की पूरी समझ थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट उनके सामने आए थे जिन व्यक्तियों ने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम लिख दी और फिर उसके बाद उनकी दुर्दशा, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई खाना देने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो जानते थे, वो जागरूक थे, इसीलिए वो अपने जीते जी किसी को ज़मीन नहीं देना चाहते थे। हरिहर काका वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते समाज की कथा है। वृद्धों के प्रति होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बात सही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति अकेला है उसके साथ किस तरीके से समाज में व्यवहार किया जा रहा है, इसकी कहानी है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। हरिहर काका जैसे वृद्धों के प्रति संवेदनहीन होते समाज की कथा है। लेखक मिथिलेश्वर ने प्राचीन समय के समाज में वृद्धों के प्रति हो रहे घोर प्रताड़ना एवं अत्याचारों को अपनी कहानी के नायक हरिहर काका के माध्यम से दर्शाया है। वृद्धों को सताने, उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देने का सिलसिला आज तक जारी है। आप सही मानो, समाज में ऐसे बहुत सारे जगह पर है जहां पर लोग अपने माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को जाकर बीच सड़क पर छोड़ देते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है करो। उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते, वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, घर में रहते हैं तो मारपीट करना, खाना नहीं देना, ध्यान नहीं देना, जैसी ये सारी बातें होती हैं। कहीं आर्थिक तंगी के कारण वृद्धों से घृणा व तिरस्कार तथा निरादर किया जा रहा है, तो कहीं धन के लोभी लोगों द्वारा वृद्धों की धन संपत्ति हड़पने या कब्जा अथवा अपने नाम कराने के चक्कर में उनको आए दिन सताया जा रहा है। और वर्तमान में हाल यह है कि अपना ही सगा बेटा धन के चक्कर में माँ बाप को गोली मारकर हत्या कर देता है। ये भी इंसिडेंट बहुत सारे आए हैं। तो कुछ बेटे वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वृद्धों के प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सजीव आंदोलन चलाएंगे, जिनमें कुछ स्वयंसेवक घर घर जाकर वृद्धों के हालचाल पूछेंगे, उनकी दवा दारू आदि का प्रबंध करेंगे। तो समाज के ऐसे बहुत सारे एनजीओ इसमें अभी भी काम कर रहे हैं, जो समाज के जो भी घरों में वयोवृद्ध लोग रहते हैं उनकी जो है देखभाल करना, उनका हालचाल लेना कि भाई घर वाले ठीक से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओ आजकल समाज में एक्टिव हैं। कोई बुरी खबर मिले हम फौरन सीनियर सिटीजन सेल को सूचित करें और बुरा व्यवहार करने वालों को पुलिस के हवाले करेंगे। यह आंदोलन गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों व पूरे देश में चलाया जाएगा। इस काम के लिए कुछ सूचनाएं आकाशवाणी से प्रसारित की करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्री लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्में भी लोगों को दिखाएंगे। कुछ स्लोगन भी प्रसारित किए जाएंगे। कुछ जमीन जायदाद उनकी संतानों व चाहने वालों को देकर कुछ जमीन वृद्धों के लिए छोड़ दिए। मान लीजिए ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो थोड़ी बच्चों को दे दो कि भैया उनको शांति पड़े, और थोड़ी वृद्धों के पास रहने दो, जिसकी देखभाल सरकार करेगी। मरने पर सरकार को चली जाएगी, यानी कि अगर जब वो लोग मर जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी सरकार को चली जाएगी, क्योंकि वृद्ध ने इस देश की हवा, पानी, धरती माता का अन्न खाया है, इसलिए बाकी संपत्ति देश की सेवा के काम आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं बहुत सारी एनजीओ के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम आ गए अपने सेकंड चैप्टर, सपनों के से दिन।
गुरदयाल सिंह जी द्वारा लिखित ये संस्मरण, जहां पर उन्होंने अपने बचपन में अपने मित्रों को, दोस्तों के बारे में, अपनी गर्मी छुट्टियों के बारे में, इन सभी के बारे में हमें बताया है। अपने मास्टर्स के बारे में, यानी कि जो प्रीतम चंद्र पीठ और साथ ही हेडमास्टर शर्मा जी के बारे में, सबके बारे में इस चैप्टर में बताया था। तो चलिए देखते हैं इन पे क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। पहला प्रश्न है, सपनों के से दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या धारणा थी? जीवन मूल्यों के संदर्भ में उनके औचित्य पर अपने विचार दीजिए। तो हेडमास्टर शर्मा जी जो है वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसे समझाने में वो ज़्यादा यकीन रखते थे बनिस्बत दंड दिया जाए। तो इस तरीके के मास्टर थे प्रीतम चंद्र जी। पीटी के जो मास्टर थे वो बच्चों को मारते ही पीटते नहीं थे, बहुत ही कठोर दंड दिया करते थे। जब हेडमास्टर साहब ने ये देख लिया कि प्रीतम चंद्र इतने कठोर हैं तो उन्हें उनकी नौकरी से मुअत्तल कर दिया था। तो मेरे हिसाब से बच्चों को मारने पीटने से कोई भी चीज़ हल नहीं होती, उन्हें समझाना ही सबसे ज़्यादा सही रहता है ना। सपनों के इसी दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों को अच्छा नहीं समझते थे। उनके अनुसार बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड देकर कोई भी अध्यापक छात्रों पर अनुशासन की लगाम नहीं लगा सकता और ना ही उनके मन में अपने लिए सम्मान स्थापित कर सकता है। अब अगर हम कहें कि हम आपको बहुत मारें और पीटें और आपसे कहें नहीं आप मेरा सम्मान करो, कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सम्मान कैसे आता है? जब हम सामने वाले से विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं तब। मारने पीटने या अन्य किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने से छात्रों में अनुशासनहीनता, रोष, तनाव व बदले की भावना ही पनपती है। इसके विपरीत अध्यापक यदि विद्यार्थियों की बातों को सुनकर प्यार से उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भाव जगाएं तथा उनमें स्व अनुशासन का विकास करें, यानी कि अपने हिसाब से ही, अपने आप से ही उनके अंदर अनुशासन आ जाए, तो ना केवल विद्यार्थी को सही दिशा देने में कामयाब हो सकते हैं वरन उनके मन में अपने लिए एक सम्माननीय स्थान बनाने में भी सफल हो सकते हैं। एक स्वस्थ समाज की नींव रखकर अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं, यानी कि हम एक स्वस्थ समाज की नींव रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी। सपनों के इसी दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी, पढ़ाई को व्यर्थ समझने में उनके क्या तर्क हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए वो सभी व्यापारी वर्ग के थे। अब व्यापारियों के साथ में क्या होता है कि वो लोगों को लगता है कि अरे भाई इतना कर लो कि अपना बिजनेस संभाल सको। तो उन सब की समझ में एक तो पढ़ाई को लेकर अहमियत नहीं थी और व्यापार के लिए वो मुनीम जी के भाई खातों को सिखा देना चाहते थे, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं रखते थे। देखिए क्या है, सपनों के इसी दिन पाठ में लेखक ने बताया कि उस समय अधिकांश अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर परिवार आर्थिक दृष्टि से विपन्न थे, उनके पास पैसा इतना नहीं था और पढ़ाई में तो पैसा लगता है कि नहीं। वे पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। उस समय कॉपियाँ, पेंसिलें, होल्डर्स और स्याही का साल भर में 1-2 रुपये खर्च होता था, लेकिन 1 रुपये में 1 सेर घी और 1 मकदम यानी कि गेहूं आ जाता था। इसलिए गरीबों के घरों में लोग पढ़ाई के स्थान पर बच्चों को अपने साथ काम करवाने में लग जाते थे। साथ ही वे लोग ये भी सोचते थे कि स्कूल की पढ़ाई धीमी है और जीवन में किसी ही के काम नहीं आएगी, यानी कि वो पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इस पढ़ाई से तो अच्छा यही है कि अपने बच्चे को हिसाब किताब सिखाकर मुनीमगिरी करवाएं या फिर बच्चे खेती या दुकान में उनका हाथ बटाएं। तो यानी कि जितनी एक व्यापार के लिए ज़रूरी है उतना खरीद लो और बाकी हम अपने काम में बच्चों को लगा लेते हैं, उतनी पढ़ाई आप सिखा देते हैं मुनीम के पास से, और भाई पूरी पढ़ाई देने की क्या ज़रूरत है, वो कौन सा काम आने वाली है। तीसरा प्रश्न है, सपनों के दिन पाठ में लेखक को स्कूल जाने का उत्साह नहीं होता था, क्यों? फिर भी कौन सी बात थी जिस कारण उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, कारण सहित बताइए। देखिए स्कूल में इतना मार पड़ती थी और क्या कहते हैं पढ़ाई का बोझ बहुत था, तो इन सारे कारणों से उन्हें जाने का मन नहीं करता था और दूसरे नए क्लास में जाते हुए भी उन्हें पुरानी किताबें ही पढ़नी पड़ती थी। लेकिन हाँ, एक समय होता था जब उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, और वो समय कब होता था? जब स्कूल में स्काउट की परेड होती थी। वो समय ऐसा था कि उनको स्कूल जाना बहुत पसंद आता था। सपनों के इसी दिन पाठ में लेखक गुरदयाल सिंह कहते हैं कि उन्हें और उनके मित्रों को स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता था।
पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल कुछ लड़कों को छोड़कर लेखक और उनके साथी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। उनके मन में स्कूल के प्रति एक प्रकार का भय सा बैठा हुआ था। उन्हें मास्टरों की डांट फटकार का भय भी सताता रहता था। स्कूल उन्हें नीरस प्रतीत होता था, इसके बावजूद यही स्कूल उन्हें कुछ विशेष अवसरों पर अच्छा भी लगने लगता था। यह अवसर होता था स्काउटिंग के अभ्यास का। तब पीटी साहब उनका कठोर रूप भूलकर लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़ा देते थे। होता ना, स्काउट्स में जो होता था वो पकड़ाते थे। वे इन झंडियों को हवा में लहराने को कहते कि भाई ऐसे ऐसे करके हवा में लहराओ। हवा में लहराती ये झंडियां बड़ी अच्छी लगती थी। जब पीटी साहब शाबाश कहते तब वे पीटी साहब लड़कों को बड़े अच्छे लगते थे। भाई वो हमेशा डांटते रहते थे और जब शाबाश कहें तो भाई अच्छे तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे अवसर पर लेखक और उनके साथियों को स्कूल जाना अच्छा लगने लगता था। यानी कि स्काउटिंग के टाइम उनको बहुत अच्छा लगता था स्कूल जाना। सपनों के ऐसे दिन पाठ के आधार पर पीटी सर की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसका बताना है? पीटी सर की। अब पीटी सर जो हैं उनकी चारित्रिक क्या है? एक तो वो भाई सख्त अध्यापक थे लेकिन संवेदनशील भी थे जब वो अपने तोतों को बादाम खिलाते थे, है ना। सपनों के इसी दिन पाठ में लेखक गुरदयाल सिंह बताते हैं कि उनके पीटी मास्टर का पूरा नाम प्रीतम चंद था। ठीक है, अब ये नाम बेटा ध्यान रखना आप लोग, हो सकता है पूछ लिया जाए है। बच्चे उन्हें पीटी मास्टर बुलाते हैं तो उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है सख्त अध्यापक, क्योंकि भैया अगर कुछ याद नहीं किया तो दंड तो मिलना है, मार भी पड़नी है, सब कुछ होना होता था। पीटी मास्टर सख्त अध्यापक थे। वे चौथी श्रेणी के छोटे बच्चों द्वारा फारसी के शब्द रूप याद ना किए जाने पर मुर्गा बना देते थे। प्रार्थना करते समय यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर से उधर हिला देता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष कर दिखाते थे। यानी कि लिटरली में उसे बहुत मारते थे इस तरीके से कि मतलब बिल्कुल अनुशासन उन्हें पसंद नहीं था। फिर है अनुशासन प्रिय। मास्टर प्रीतमचंद अनुशासन प्रिय थे। प्रार्थना करते समय सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका चेहरा खिल उठता था। यानी कि हाइट वाइज, छोटी हाइट से लेकर बड़ी हाइट तक इस तरीके से लाइन लगती थी। छात्रों को स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय उनसे कोई गलती ना होने पर वे शाबाशी भी देते थे। अगर मान लीजिए स्काउटिंग समय कोई गलती नहीं तो एप्रिसिएशन भी करते थे, पीछे नहीं रहते थे। मतलब आपने अच्छा काम किया तो एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। कुशल प्रशिक्षक, यानी कि बहुत अच्छे ट्रेनर थे। मास्टर प्रीतम चंद जी एक कुशल प्रशिक्षक थे। वे छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। नीली पीली झंडियों के साथ जब वे स्काउटिंग की परेड करवाते थे तो छात्रों में एक जोश भर देते थे। ऐसे समय में छात्र स्वयं को एक आम आदमी नहीं अपितु महत्वपूर्ण फौजी जवान समझने लगता था कि मतलब नहीं अरे हमको तमगा मिला है, इतना बढ़िया अच्छे से ट्रेनिंग कराते। जैसे फौज में लेफ्ट राइट जैसे होता था, सारी अनुशासन सारी ट्रेनिंग वो इस तरीके से देते थे। पक्षियों के प्रति प्रेम रखने वाले, तो अब जब उन्हें उनके स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया था, जब हेडमास्टर शर्मा जी ने निकाल दिया था, तो उनके पास 2 तोते थे। उसको बड़े आराम से प्यार से बादाम खिलाना, बातें करना, ये सारा काम किया करते थे। मास्टर प्रीतम चंद ने 2 तोते पाल रखे थे। वे नौकरी से निलंबित होने के पश्चात भी दिन में कई बार भिगो कर रखे हुए बादाम उन्हें खिलाते थे। वे तोतों से मीठी मीठी बातें करते थे। यह उनके स्वभाव के विरोधाभास को दर्शाता है कि बच्चों के साथ तो इतना सख्त थे लेकिन पक्षियों से वो उतना ही प्रेम करते थे। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं डालती। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर चैप्टर में क्या बताया था कि लेखक के जो ज़्यादातर फ्रेंड थे वो हरियाणा और बुंदेलखंड वगैरह के साइड से, राजस्थान से थे, तो जिसकी वजह से उनकी भाषा हमारे लेखक को समझ में नहीं आती थी। लेकिन खेलते समय सब कुछ समझ लेते थे। ये होता था ना, जब खेलते थे तो फिर क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें समझ लिया करते थे। उस समय बाधा जो है वो भाषा बाधा नहीं बनती थी। कम्युनिकेशन में कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक श्री गुरदयाल सिंह अपने बचपन की एक घटना की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं बचपन में उनके आधे से अधिक साथी हरियाणा और राजस्थान से व्यापार के लिए आए परिवारों से संबंधित थे। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है, हरियाणा से हरवाणी बोलेगा, राजस्थान से राजस्थानी बोलेगा। उनके कुछ शब्द सुनकर लेखक और उनके अन्य साथियों को हंसी आ जाती थी। बहुत से शब्द समझ में नहीं आते थे।
किंतु जब वे सब मिलकर खेलते थे तब सभी को एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ में आती थी। मतलब खेलते समय वो बाधा नहीं होते थे और खेल में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती थी कि मतलब किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता था। छठा प्रश्न है, आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासित बनाए रखने के लिए क्या तरीके निर्धारित हैं? यानी कि प्रेजेंट टाइम में बच्चे डिसिप्लिन में रहें, इसके लिए क्या होता है? सपनों के इसी दिन पाठ में अपनाई गई विधियां आज के संदर्भ में कहां तक उचित लगती हैं? जीवन मूल्यों के आलोक में अपने विचार दीजिए। तो पहले जो तरीके अपनाए जाते थे वो दंड विधान होता था, आपको पनिश किया जाता था, मारा जाता था, चुपती हुई बातें कही जाती थी। लेकिन आज के समय में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए बच्चों से सहानुभूतिपूर्वक बात की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। आप वहाँ पर उनको किसी भी तरह का शारीरिक दंड नहीं दे सकते, इवन आप उन्हें मानसिक तौर पर भी कुछ नहीं कह सकते, यानी कि आप वर्बली भी उनको कुछ नहीं बोल सकते। ये सारी चीज़ें अगर आपको डिसिप्लिन में रखना है तो बच्चों से आपको बात करके करनी है, आप उन्हें रेस्ट्रिकेट कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए स्कूल से हटा सकते हो, ये सारे तरह के दंड विधान दिए जा सकते हैं। सपनों के इसी दिन पाठ के अनुसार विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें डराया जाता था। छात्र पीटी के अध्यापक से बहुत डरते थे, वे छात्रों को बुरी तरह मारते पीटते थे। उनकी डांट सुनकर छात्र थर थर कांपते थे। उनके व्यवहार को दिखाने के लिए पाठ में खाल खींचने जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मतलब और लिटरली खाल खींचने का मतलब होता था पतली पतली बेट से तड़ मारते थे। उस समय की शिक्षा पद्धति में डांट फटकार की बहुत अहमियत थी। शिक्षा भय की वस्तु समझी जाती थी, यानी कि स्कूल जाएंगे, काम नहीं किया, मार पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लोग, बच्चे डरते थे इस चीज़ से। मुर्गा बनाना, थप्पड़ मारना, झिड़कना और डंडे मारना उस समय ऐसे कठोर दंड थे कि जिनसे बालकों को न केवल शारीरिक कष्ट होता था बल्कि उन्हें मानसिक यात्रा भी दी जाती थी। इन सब से हटकर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार के दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अब छात्रों को मारना या पीटना कानूनी अपराध है। आजकल बच्चों को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझा बुझा के काम किया जाता है। इन तरीकों से उनके अंदर अनुशासन, आदर भाव, सहयोग, परस्पर प्रेम, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का विकास होता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया एक उत्तम कदम है। यूं तो मारने पीटने से बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति अरुचि पैदा होती है। जाहिर सी बात है भाई, अगर स्कूल जाएंगे हमको मार पीट पड़ेगी तो वो कहेगा भाई हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तनाव मुक्त एवं शांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में दी गई शिक्षा अधिक जीवनोपयोगी होती है। यानी कि अगर बच्चा शांत मन से शिक्षा ग्रहण करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। अगर आप उसे टॉर्चर करोगे, डरा रहेगा, तो उसके मन में जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी नहीं पूछेगा ना। तो बच्चों के साथ जो है वो बहुत काम होकर शांति से आजकल हैंडल किया जाता है, ताकि वो डिसिप्लिन में रहें और आने वाली सारी चीज़ों को सीखें और समझें। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से मिले छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था? आप इसके लिए कौन सी योजनाएं बनाते हैं उदाहरण देकर? तो लेखक क्या किया करता था भाई, शुरू में तो बड़े मौज मस्ती से छुट्टियां बीत जाती थी, फिर जब आखिरी समय होता था तो 10 दिन बचे हैं, 2 सवाल कर लेंगे, 10 सवाल कर लेंगे, इस तरीके के हिसाब लगते थे। ठीक है, अब आप कैसे अपने समर वेकेशन बिताते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिलने का काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता था। 2 महीने की छुट्टियों का अधिकांश समय वह खेल कूद में ही बिताना चाहता था। इसी कारण जब 1 महीना बाकी रह जाता था तो वो सोचता था कि गणित के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को रोजाना 10 सवाल निकाल कर 20 दिन में आसानी से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उसने हिसाब लगाया ऐसे। और जब 10 दिन और निकल जाते तो सोचता कि भाई 15 भी निकाले जा सकते हैं, किंतु ऐसे ही दिन बीत जाते और वह काम नहीं कर पाता। मतलब वो सिर्फ काउंटिंग, हिसाब ही लगाता रह जाता, काम तो करना ही नहीं होता था। ऐसे समय में वह अपने सहपाठी ओमा के समान बनने की बात को सोचता था, जो काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा मानता था। अरे ये काम करने से अच्छा है भाई, जाएंगे, काम नहीं किया होगा, एक दिन मार खा लेंगे, हो गया काम, ऐसे भी तो खाते हैं, खा लेंगे। तो यही होता है, ज़्यादा मार खाने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं, वो डरते नहीं हैं, फिर वो हमारे बात को नहीं सुनते। इसीलिए दंड विधान नहीं होना चाहिए।
मैं भी छुट्टियों को केवल काम करते हुए ही नहीं बिताना चाहता हूँ, किंतु ऐसा भी नहीं है कि सारी छुट्टियाँ मौज मस्ती में बिता दूँ। मैं स्कूल खुलने पर पूरी जुलाई अध्यापकों और माता पिता की डांट सुनता रहूँ। इसके लिए मैं पहले ही पूरी योजना तैयार कर लेता हूँ तथा बारी बारी से सभी विषयों का काम पूरा कर लेता हूँ। यानी कि छुट्टियाँ जैसे ही शुरू हुई, पहले सारा काम खत्म कर लो, फिर आराम से छुट्टियाँ बिता लेंगे। इससे मेरी छुट्टियाँ भी आनंदित हो जाती और स्कूल खुलने पर भी मैं तनावग्रस्त नहीं रहता था। यानी कि टेंशन में नहीं रहता कि भाई काम तो हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। 8वां प्रश्न है, बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अरुचिकर क्यों लगता था? इस विषय में पढ़ाई के साथ खेलों का भी छात्र जीवन में पढ़ाई जितनी ही में कितना महत्व है, ये बताना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए खेलों का महत्व प्रतिपादित करते हुए सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अभिभावकों को ये लगता था कि भाई ज्यादातर बच्चे जो खेलेंगे तो फिर वो बर्बाद हो जाएंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे, इसलिए उनको ज्यादा खेल उनको पसंद नहीं आता था। पढ़ाई भी नहीं करना, खेल काम करते रहो, ये उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन आप ये देखेंगे कि आजकल के समय में शिक्षा प्रणाली में खेलों के महत्व को बढ़ा दिया गया है। आपके पूरा दिन के पीरियड्स जो भी लगते हैं क्लासेस में, उनमें कम से कम 2 आपके एक्टिविटी, एक स्पोर्ट पीरियड होता है और एक एक्टिविटी पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि भाई खेल हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ ये सामाजिक तालमेल को भी सिखाता है कि साथ में रहकर काम किस तरीके से किया जाता है। पहले ज़माने में अभिभावकों की धारणा थी कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। वे सोचते थे कि खेल कूद में भाग लेकर बच्चा समय गंवा रहा है। वे जीवन की सफलता में केवल और केवल पढ़ाई का ही योगदान मानते थे कि भाई आपको सफल होना है तो पढ़ाई ही एक मस्ट है जो आपको सफल कर सकती है। यही कारण था कि उस समय बच्चों का खेल कूद में रुचि लेना उन्हें अरुचिकर लगता था। ऐसे विचार में पहले जमाने के अभिभावकों की खेल कूद के प्रति दुर्भावना उचित नहीं थी। क्यों? भाई बात सही है, तो वो लोग ये सोचते थे कि भाई अच्छा नहीं है, तो ये एक गलत चीज़ थी। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बहुत महत्व है। खेल कूद में भाग लेने से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास तेजी से होता है, क्योंकि उनका दिमाग भी उतनी तेजी से चलता है खेल में। तो जब वो खेलेंगे तो उनका दिमाग उतना ही शार्प होगा और पढ़ाई के कारण महसूस होने वाली मानसिक थकान दूर हो जाती है तथा स्वास्थ्य अच्छा रहने से पढ़ाई में भी मन लगता है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है, ये अब हम समझ चुके हैं। तो आजकल हमारी शिक्षा पद्धति में इस चीज़ को लेकर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सपनों के ऐसे दिन कहानी के आधार पर लिखिए कि पीटी साहब को शाबाश बच्चों को फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? क्योंकि वो मास्टर जो हमेशा गुस्से में रहे, कभी मुस्कुराते ना हों, आपने एक गलती करी नहीं कि मार पड़े, उस व्यक्ति के मुंह से शाबाशी सुनना बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो अगर वो किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो वो फौज के तमगे जैसी ही उन बच्चों को लगती थी। पीटी साहब की शाबाश बच्चों को फौज के तमगों सी इसलिए लगती थी क्योंकि बच्चे इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे। वस्तुतः पीटी साहब बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत गुस्से वाले स्वभाव के थे और थोड़ी सी गलती पर भी वे चमड़ी उधेड़ने की कहावत को सच करके दिखाते थे। यानी कि आपने गलती करी नहीं तो जो चमड़ी उधेड़ना, वो लिटरली चमड़ी उधेड़ने का काम करते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब जब बच्चों को शाबाश कहते थे तो बच्चों को ऐसा लगता था मानो उन्होंने फौज के सारे लोग तमगा जीत गए हैं। अब जो व्यक्ति इतना ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो, वो अगर शाबाशी दे रहा है तो वाकई एक तमगा ही लगेगा। सपनों के से दिन पाठ के लेखक का मन पुरानी किताबों से क्यों उदास हो जाता था? अब देखिए क्या है, जब हम नई क्लास में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, नई नई किताबें मिलेंगी, नई ड्रेस होगी, नई क्लास होगी। लेकिन हमारे लेखक बहुत उदास, क्योंकि हमारे लेखक के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो लोग नई किताबें नहीं दिला सकते थे। तो इनके जो हेड मास्टर शर्मा जी थे, वो किसी अमीर व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाते थे, तो वो हमारे लेखक से एक क्लास आगे था। तो जब उसकी वो क्लास छोड़ देता था तो उसकी किताबें लाकर इसको दे देते थे। तो वो पुरानी किताबें कहीं ना कहीं उनके नए क्लास में जाने के जोश को ठंडा कर देती थी और वो पुरानी किताबों को देखकर काफ़ी उदास हो जाया करते थे।
लेखक मूल पुरानी किताबों से मूल कह रहे हैं, मन है यहाँ पर, पुरानी किताबों से इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि लेखक को पुरानी किताबों से आती विशेष गंध उसे परेशान करती थी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण लेखक नई किताब नहीं खरीद पाता था। अन्य विद्यार्थियों की तरह लेखक में भी नई किताबों से पढ़ने की उमंग थी कि भाई जब हम नई क्लास में जा रहे हैं तो नई किताबों से पढ़ें, मगर उनको भाई आर्थिक प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, तो वो उनका परिवार नहीं खरीद सकता था होता था। परंतु पुरानी किताबों को देखकर उनका मन उदास हो जाता। तो ये पुरानी किताबें कौन ला के देता था? उनके हेडमास्टर शर्मा जी देते थे। चलिए अब हमारे आ गई बुक का हमारा तीसरा और आखिर अध्याय है टोपी शुक्ला। तो टोपी शुक्ला कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है, दोस्ती को लेकर, रिश्तों को लेकर, भावनाओं को लेकर। तो ये हमने कहानी पढ़ी हुई है, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जी द्वारा लिखित है। चलिए तो अब इस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो करीबन 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इरफान के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से आपके क्या विचार हैं? घर में उसे बहुत मारा गया, बहुत समझाया गया कि वो इरफान के घर नहीं जाए, उसकी दादी से ताल्लुक नहीं रखे, लेकिन उसके बावजूद टोपी वहां जाता था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसे जो प्यार और अपनापन चाहिए था वो उसे इरफान के घर में इरफान के साथ और इरफान की दादी के साथ मिलता था। तो सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी रिश्ते में हैं, हम कहीं पे भी रहते हैं, अगर वो प्यार और अपनापन हमें घर पर मिलता है तो उसे बाहर तलाशने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। और टोपी को क्या करता थे भाई, उसे बाहर तलाशना पड़ता था। टोपी एक सुविधा संपन्न परिवार से था, फिर भी इरफान की हवेली की तरफ वह बरबस ही खिंचा चला जाता था, क्योंकि अपने भरे पूरे घर में वह बिल्कुल अकेला था। उसकी भावनाओं को घर में कोई नहीं समझता था। इसके विपरीत अलग धर्म, जाति और भिन्न संस्कृति के बावजूद जो स्नेह और अपनापन उसे इरफान और उसकी दादी से मिलता था, वैसा स्नेह संरक्षण तो उसे अपने भरे पूरे घर में कभी किसी से मिला ही नहीं। तो जो प्यार उसे घर में चाहिए था उसे तो बाहर मिला, तो जाहिर सी बात है बच्चा बाहर ही जाएगा। जिस भाषा के कारण इरफान की दादी टोपी से प्यार करती थी, उसी भाषा के कारण उसकी स्वयं की दादी उसे निकृष्ट समझती थी, यानी कि बहुत ही गंदा और नीचे तबके का व्यक्ति लड़का है। टोपी के भाई टोपी को एहसास दिलाते थे कि वह छोटा और तुच्छ है, जबकि कलेक्टर का बेटा होने के बावजूद इरफान उससे समानता का व्यवहार करता था। कलेक्टर का बेटा, कलेक्टर का बेटा, उससे अपने मन की बात करता था। वास्तव में उसकी मित्रता धर्म जाति की दीवारों से परे थी। एक दूसरे के बिना वे न केवल अधूरे थे बल्कि बेमानी भी थे। मित्रता का ऐसा भाव त्याग, समर्पण और भाईचारे की भावना से ही पैदा हो सकता है। इरफान और टोपी का अटूट रिश्ता ऐसे ही मानवीय मूल्यों पर टिका है। तो ये रिश्ता ऐसे ही मानवीय मूल्यों पर टिका है जहां पर स्वार्थ नहीं है, अपनापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपना विचार बताइए। देखिए उसका सिर्फ बहुत ही ज़्यादा, भाई एक बच्चा 2 बार एक ही क्लास में बैठ रहा है, फेल हो रहा है, तो उसके एक तो सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, अध्यापक भी उसका व्यंग करते थे। तो इस तरीके से उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, अपने फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा था, अपने मन की बात किसी को नहीं कह पा रहा था। टीचर्स जिसे उम्मीद थी कि वो लोग उन्हें समझेंगे, वो भी नहीं समझ रहे थे। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से टूटता चला जा रहा था, क्योंकि उसे किसी का साथ ही नहीं मिल रहा था, है ना। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक ही कक्षा में दो बार बैठने से टोपी को अनेक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अकेला पड़ गया था क्योंकि उसके दोस्त 10वीं कक्षा में थे और नई कक्षा में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका था। वह अध्यापकों की हंसी का पात्र बनता चला गया था। अध्यापक जब भी किसी ना पढ़ने वाले बच्चे को टोकते तो हमेशा उसी का उदाहरण देते कि देखो भाई तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ऐसा हाल होगा। क्यों, क्या बात है, राम अवतार या कोई भी बच्चा बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिका रहना चाहते हो? ऐसे उदाहरण देते थे। क्या भाई तुमको पढ़ना नहीं है, तुम्हें इसे बलभद्र नारायण की तरह तुम्हें इसी दर्जे में रहना है? इस तरीके से उदाहरण देते थे। तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा भावनात्मक चोट लगती थी। इस पर वह शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो जाता और बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते थे।
अपनी कक्षा में वह अच्छा खासा बूढ़ा नजर आता था, यानी कि अब बूढ़ा इसलिए नजर आता था क्योंकि भाई उससे उम्र से छोटे बच्चे उस क्लास में थे, वो सबसे बड़ा था। अपने भरे पूरे घर की तरह वह अब स्कूल में भी बिल्कुल अकेला हो गया था, मतलब स्कूल वाले भी अब उसे बिल्कुल स्कूल में कोई उसका अपना था ही नहीं। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी भावनाओं को इस प्रकार से ठेस पहुंचाना, उसे प्रताड़ित करना सर्वथा अनुचित है। ऐसे समय में माता पिता ही नहीं, समाज और शिक्षा वर्ग सभी को एक सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ती है। बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो घर वाले हैं, टीचर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसे समझें कि क्या परेशानी है, उसकी परेशानी को दूर करें। सफलता या असफलता जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी एक परीक्षा में असफल होने से हमारा जीवन रुकता नहीं है, वहां से तो जीवन को एक नई दिशा और अधिक सुदृढ़ता के साथ देने की आवश्यकता है। आज विद्यार्थी के दिलो दिमाग में यह बात और अधिक सुदृढ़ता से स्थापित करने की आवश्यकता है कि तभी परीक्षा परिणामों के बाद होने वाली आत्महत्याओं को रोकने में समाज एक सकारात्मक पहल लेगा। अगर हम बच्चों को इस तरीके से हम समझा सकते हैं, उनको जो परेशानी हो रही है उसे समझ सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि उनको अच्छे नंबर नहीं आए, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन रेशियो को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस पे जो है वो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बहुत काम कर रही है, हमारी शिक्षा प्रणाली को बहुत आसान कर रही है, ताकि बच्चे इस तरीके के कदम ना उठाएं। अलग अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक नहीं होते, टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में देखिए। अब यहाँ पर टोपी क्या है, ब्राह्मण परिवार से था, इरफान क्या है, वो एक मुसलमान परिवार से था। उसके बावजूद इन दोनों के बीच में जो है वो एक अटूट मित्रता का रिश्ता था। और अगर हम बात करें इरफान की दादी, तो वो भी जो है काफ़ी हद तक टोपी के करीब थी। तो यहाँ पर हमने देखा गया, धर्म हो, जाति हो, उम्र हो, अगर हमें जहाँ से प्यार मिलता है, हमारी ये भावनाएं हमारी जहाँ जो समझता है, हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। यहाँ पर धर्म जो है कहीं आड़े नहीं आता, मित्रता में तो खास तौर से नहीं आता। अलग अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक नहीं होते। लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने अपने उपन्यास टोपी शुक्ला में इसी विचारधारा को प्रतिपादित किया है। लेखक ने बताया है कि टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था तथा इरफान कट्टर मौलवी परिवार से संबंध रखता था। दोनों अलग अलग धर्मों के थे। फिर भी टोपी और इरफान की दादी ने एक अटूट मानवीय रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो किसी में नहीं होता। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। टोपी अपने घर में उपेक्षित था, उसे इरफान के घर में अपनापन मिलता था। उसके अपने टोपी के घर में उसे कोई अपनापन देने वाला नहीं था, तो उसे कहाँ खोजा, इरफान के घर में जाकर खोजा। दादी के आंचल की छांव में बैठकर वह स्नेह का अपार भंडार पाता था। किसके, इरफान की दादी के। उसके लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखता था। इरफान की दादी भी भरे घर में अकेली थी, क्योंकि भाई उनके घर वाले भी उनको ज़्यादा बातें करना, ये सारी चीज़ें नहीं करते थे। उनकी भावनाओं को समझने वाला भी घर में कोई नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गया था। तो मतलब ना धर्म था, ना जाति थी, ना उम्र था, बस वहाँ प्रेम और अपनापन था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेखक ने हमें समझाया कि जब मन की भावनाएं मेल खा जाती हैं तो मजहब और जाति के बंधन बेमानी हो जाते हैं। तब वह मजहब कोई मायने नहीं रखता, हम दिल से एक दूसरे को समझते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के होने पर भी परस्पर प्रेम और स्नेह में बंधे थे। तो इसमें आप उसके इरफान की भी बात कर सकते हो। प्रश्न संख्या 4 है, टोपी एक सुविधा संपन्न परिवार से था, फिर भी इरफान की हवेली की तरफ उसे खींचे चले जाने का कारण क्या था? क्यों? क्योंकि भाई भरा पूरा परिवार, सारी सुख सुविधाएं, सारे रिश्ते, सब कुछ था, लेकिन उसे समझने वाला, उसका अपनापन देने वाला कोई नहीं था। इस वजह से उसे अपनापन और उसके समझने वाला कहाँ मिला? उसे इरफान के यहाँ मिला। तो इसी कारण वो इरफान की हवेली की तरफ खींचा चला जाता था। टोपी एक सुविधा संपन्न परिवार से था, फिर भी इरफान की हवेली की तरफ वह बरबस खिंचा चला जाता था, क्योंकि अपने भरे पूरे घर में वह बिल्कुल अकेला था।
उसकी भावनाओं को घर में कोई नहीं समझता था। दादी तो उसकी हर बात में कमी निकालती थी। वो भाई सुभद्रा देवी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट दादी जो है वो उनकी कैटेगरी में थी। दादी उसकी भाषा पर भी उसे डांटती थी। माँ को उसकी इफ़न से दोस्ती पर नाराज़गी थी। बड़े भाई मुन्नी बाबू ने भी स्वयं कबाब खा के उसका इल्ज़ाम टोपी पर लगाकर उसकी पिटाई करवा दी थी। छोटा भाई भैरव भी अक्सर उसे तंग करता था। इन सबके विपरीत इफ़न और उसकी दादी ने उसे अपनेपन का एहसास मिलता था, क्योंकि वहाँ उसको समझने वाले लोग थे। दादी तो उसे बहुत प्यार करती थी। वह जब भी इफ़न के घर जाता दादी के पास ही बैठता था, क्योंकि दादी उसी की तरह पूर्वी भाषा में बात करती थी। उससे कहानी सुनाना, उसकी बातों को सुनना, ये सब करती थी। टोपी ही पूर्वी बोली ई पर यदि इफ़न के परिवार पर कोई सदस्य उसे छेड़ता तो भी दादी टोपी का ही पक्ष लेती थी। जब वो इफ़न के घर में जाकर टोपी पूर्वी भाषा में बोलता तो उसके घर वाले और छेड़ते थे, तो दादी जो है वो टोपी का पक्ष ले लिया करती थी। वे स्वयं भी पूर्वी बोली बोलती थी और इफ़न के साथ टोपी को भी कहानियां सुनाया करती थी। इसी कारण टोपी ने बार बार मना करने पर भी इफ़न की हवेली की तरफ वो जाता था, वो रुकता ही नहीं था। टोपी शुक्ला पाठ में इफ़न की दादी के स्वभाव की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण टोपी ने दादी बदलने की बात करी। टोपी ने कहा था ना कि इफ़न से कि भाई हम दोनों अपनी दादी को बदल लेते हैं। इसका कारण क्या था? जो टोपी की दादी थी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज थी, बहुत डांटती थी, नियम कायदे, जरा सी गलती पे उसकी माँ से क्या कहते, टोपी की माँ से टोपी की पिटाई करवा देना और टोपी के पिताजी से उसकी शिकायत करना, ये सारे काम किया करती थी। जबकि इफ़न की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी बातों को सुनती थी, समझती थी, उसको अपनापन का एहसास दिलाती थी। इसी कारण टोपी ने यहाँ दादी बदलने की बात की थी। इफ़न की दादी स्नेहशील स्वभाव की थी। वह बच्चों से अत्यधिक स्नेह करती थी। वह इफ़न के साथ टोपी को भी अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाती। यहाँ तक कि इफ़न के परिवार का कोई सदस्य कभी टोपी को उसकी बोली पर छेड़ता जब भी वह टोपी का ही पक्ष लेती थी। टोपी की भांति वह पूर्वी बोलती थी, जिससे टोपी को उनसे अपनेपन का एहसास होता था। जबकि टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा ना था। टोपी की दादी का नाम क्या था? सुभद्रा देवी। ठीक है, वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती रहती थी। वह परंपराओं में बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू थी। वह टोपी को इफ़न के घर जाने से भी रोकती थी कि भाई तुम नहीं जाओ, मुसलमान हैं, ये बात ऐसे बोलती थी। इन्हीं सब कारणों से टोपी ने इफ़न की दादी बदलने की बात करी थी, क्योंकि उसे अपनी दादी पसंद नहीं थी और उसे इफ़न की दादी पसंद थी। उसे अपनापन मिलता था, तो कि भाई चलो हम दोनों अपनी ही दादी बदल लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए कि इफ़न की दादी मिलीजुली संस्कृति में विश्वास क्यों रखती थी। उदाहरण सहित दीजिए। तो इफ़न की जो दादी थी वो जिस घर से आई थी और जिस घर में ब्याह कर आई थी उनमें काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि वो जो है ना वो मौलवी के यहाँ आई थी। अब उर्दू फारसी बोलने लगी, पहले पूर्वी भाषा जो अभी भी वो बोलती थी। इफ़न की दादी नमाज और रोज़े की बड़ी पाबंद थी, किंतु जब उनके बेटे यानी इफ़न के पिता को ये चेचक निकली तो वह उनके पलंग के पास एक पैर पर खड़ी हुई और उन्होंने माता का नाम लेकर कहा, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। यानी कि वो अपने धर्म में तो विश्वास करती थी, लेकिन दूसरे के धर्मों की भी बहुत इज्जत करती थी। उन्हें हिंदू धर्म में भी विश्वास था, इसीलिए चेचक माता का उन्होंने हाथ जोड़कर जो है माफ़ी मांगी थी। उनकी ससुराल में उर्दू बोली जाती थी, किंतु वे पूर्वी बोली ही बोलती थी। कट्टर मौलवी परिवार में गाने बजाने की रोक थी, किंतु इफ़न की छठी में उन्होंने खूब गाना बजाना किया। इस सब बातों से सिद्ध होता है कि वे मिलीजुली संस्कृति में विश्वास करती थी, यानी कि वो अपने धर्म को तो मानती थी, दूसरे धर्मों की इज्जत करती थी। चाहे कोई भी भाषा हो, वो जिस बचपन से जो भाषा बोलती आई उस भाषा को भी वो बोलती नहीं। नाच गाने पे पाबंदी थी, लेकिन मौके पर वो नाचती भी थी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी मिलीजुली संस्कृति का हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 7 है, इफ़न की दादी की मौत का समाचार सुनकर टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा। टोपी ने इफ़न को क्या कहकर सांत्वना दी। अब देखिए क्या है, टोपी भी इफ़न की दादी को बहुत प्रेम करता था और इफ़न भी करता था। ये दोनों जिस दिन ज्योग्राफी का पीरियड बंक करके बाहर बैठे थे तो उसी समय नौकर ने आकर ये खबर दी, जिसने दोनों ही बच्चों को अच्छे से तोड़ दिया।
यानी कि दादी दोनों की प्रिय थी। जब हमारे प्रिय के किसी की मौत की खबर मिलती है तो वाकई हम अंदर तक टूट जाते हैं। यही हुआ। इरफान की दादी की मौत का समाचार सुनकर टोपी का बालमन शोक से भर उठा, क्योंकि उसे वो अपनापन वहां मिलता था, वो चला गया था। इरफान तो उसी समय घर चला गया। टोपी जिम में जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगा, यानी कि जिम में जाकर। शाम को वह इरफान के घर गया तो एक दादी के ना रहने से उसे सारा घर खाली खाली सा लग रहा था। अब वहां पर बहुत सारे लोग थे क्योंकि शोक का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद वो घर उसे खाली लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहां दादी नहीं थी। इरफान की दादी के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम था। बदले में ऐसा ही प्रेम उसने उनसे भी प्राप्त किया था, किंतु कभी ऐसी ममता उसे अपनी दादी से नहीं मिली थी। इसी कारण उसे इरफान को यह कहकर सांत्वना दी कि तोरी दादी की जगह अगर हमारी दादी मर गई होती तो अच्छा होता, तब ठीक भया होता। अर्थात उसकी यानी इरफान की दादी की जगह टोपी की दादी मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, यह कहकर उसे सांत्वना दी, क्योंकि उसकी दादी का मर जाने का किसी को अफसोस नहीं होता। लेकिन इरफान की दादी तो दोनों ही बच्चों से बहुत अटैच थी, जिसका उन्हें बहुत अफसोस था। प्रश्न संख्या 8 है, ठाकुर हरिनाम सिंह कौन था? उनके लड़कों ने टोपी शुक्ला से दोस्ती क्यों नहीं की? यह उनकी किस भावना का व्यंजक है? इरफान के पिताजी एक कलेक्टर थे। इरफान के पिताजी का ट्रांसफर हो गया, वो मुरादाबाद चले गए। अब उनकी जगह जो नया कलेक्टर आया वे थे हरिनाम सिंह जी। उनके 3 बच्चे थे। तीनों ही बच्चे जो हैं वो स्वभाव से बहुत अहंकारी थे। उनके अंदर अपने पिता की पोस्ट को लेकर अहंकार था, जो इरफान के अंदर बिल्कुल नहीं था। तो टोपी ने तो अपनी तरफ से कोशिश करी उनसे दोस्ती करने के लिए, कि उनके अहंकार ने जो है उनसे दोस्ती नहीं करने दी थी। ठाकुर हरिनाम सिंह को इरफान के पिता के तबादले के बाद बनारस का नया कलेक्टर बनाया गया था। ठाकुर हरिनाम सिंह के लड़के इरफान के समान सभ्य नहीं थे। उन्हें अपने पिता के कलेक्टर होने का घमंड था। इसी घमंडी मानसिकता के चलते उन्हें टोपी अपने किसी चपरासी के बेटे के समान लगा। उन्होंने दोस्ती करने आए टोपी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और बाद में अपने एल्सेशियन कुत्ते से कटवाया, कि पहले तो बड़ा जो है दुर्व्यवहार किया और फिर अपने एल्सेशियन कुत्ते को भी उसके पीछे छोड़ दिया था। यह उनकी अपने आप को ऊंचा तथा दूसरों को तुच्छ समझने की दूषित भावना का व्यंजक था। क्या कर रहे थे भाई, मैं तो कलेक्टर हूं, तो ये उनके अंदर बड़ा एरोगेंस था और वो दूसरे को बहुत ही नाकारा समझते थे। प्रश्न संख्या 9 है, इरफान की दादी की मौत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली क्यों लग रहा था? अब देखिए क्या है, टोपी उस घर में क्यों जाता था? इरफान की दादी के लिए जाता था। लेकिन जब वो ही खत्म हो गई तो वो पूरा परिवार भी, घर भी उसको खाली लग रहा था, क्योंकि अब इस घर में उसको उससे किसी को मतलब ही नहीं था। भाई इरफान से तो वो स्कूल में भी मिल लेता था, लेकिन वो इरफान के घर आता क्यों था? वो दादी से मिलने, उनसे बात करने। अब जब वो ही नहीं है तो वो घर उसके लिए किसी मतलब का नहीं था, इसीलिए वो घर खाली खाली, इतने सारे लोगों के होते हुए भी वो खाली लग रहा था। टोपी को अपनी दादी से कभी अपनापन नहीं मिला था। वे उसे बात बात पर अपमानित करती रहती थी, जबकि इरफान की दादी से उसे भरपूर दुलार मिलता था और उनका एक एक शब्द उसे शक्कर का खिलौना प्रतीत होता था। वह इरफान के घर जाकर उन्हीं के पास बैठता था तथा अपनत्व का व ममता का असीम सुख प्राप्त किया करता था। भाई जो उसे अपनापन वहां नहीं मिलता था वो यहाँ पर लेता था। इसी आत्मिक लगाव के कारण इरफान की दादी की मौत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा लगने लगा था। तो जो दादी उसको अपनापन देती थी, इसी कारण वो भरा पूरा घर भी उसे खाली लगता था। प्रश्न संख्या 10 है, टोपी और इरफान की परंपराएं, सोच अलग अलग थी, फिर भी उन दोनों में इतना मेल क्यों था? कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है, मित्रता जाति धर्म परंपराएं रीति रिवाज ऊंच नीच अमीरी गबीरी कुछ नहीं देखती है। क्यों? क्योंकि हम मित्रता ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिससे हमारी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, और यही चीज़ इरफान और टोपी के बीच में थी। वो दोनों एक दूसरे को समझते थे। तो भले ही वो अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग सोच विचार के हों, लेकिन उनमें जो सोच थी, अपनापन था, वो एक जैसा था। सच्ची मित्रता का संबंध परंपराओं या अलग सोच से ना होकर मन से होता है, यानी कि हम मन से उसे कितना अपना मानते हैं।
टोपी और इफ़न के मनों में भी उदारता थी। दोनों ने अपने अपने घरों की कट्टरता से परे रहकर एक दूसरे को मित्र बनाया। वास्तव में धार्मिक उन्माद से बालपन का कुछ भी लेना देना नहीं होता। यानी कि आप चाहे धर्म के नाम पर कितना कट मरो, बच्चे अपनी ही तरह रहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, वो बहुत आराम से खेलते हैं। उनके लिए इंसानियत ही सब कुछ होती है। यही कारण है कि टोपी और इफ़न की परंपराएं, सोच अलग अलग थी, फिर भी उन दोनों में इतना मेल था और इसी कारण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे दिखाई देते थे। और यहाँ तक कि इफ़न के पिताजी के तबादले के बाद टोपी भावनात्मक रूप से टूट गया था। यही कारण था कि जब इफ़न वहाँ से चला गया तो उसके साथ कोई और था, उसका कोई और दोस्त ही नहीं था। इस वजह से वो काफ़ी हद तक टूट गया था और इसीलिए उसने वो कसम भी खाई थी कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की नौकरी जो है वो तबादले की हो, ठीक है। तो ये थे हमारे संचयन बुक के 3 अध्याय, जिनके हमने कुछ क्वेश्चंस आपको निकाल के दिए। इनके क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में, जो कि 28 फरवरी को है। तो बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा। और हाँ, जल्दी हम और बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।